हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका सबकी पाठशाला पे स्वागत है। और ये जो अभी लास्ट वीडियो गया है हमारा, उसमें हमने प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी का एक पार्ट करा हुआ है। ये सेकंड पार्ट है। इसमें सेकंड पार्ट में आपको पूरा रेस्ट ऑफ द चैप्टर मिल जाएगा विद इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड नोट्स ऑल्सो। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर लें। ठीक है, चलो शुरू करते हैं इसी के साथ ही। ठीक है, और उसमें जो मैंने आपको कराया है 3 वन करा दिए थे आपको मैंने। अब 2 बच गए थे, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन, जो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पर्वतीय वन, जैसे कि आपको पता चल रहा है नाम से ही, तो पर्वतीय वन जो पर्वतीय क्षेत्र में मिलता है, मतलब पाया जाता है, वो पर्वतीय वन होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी और ऊंचाई के साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। यानी कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पे चढ़ेंगे वैसे वैसे वनस्पति जो है वो, उसका जो प्रकार है वो बदलता चला जाता है। ठीक है, वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों से टुंड्रा की ओर देखते हैं, उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलता है। 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक और चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है, और 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच में शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। ये वन प्राय हिमालय की दक्षिण ढलानों और दक्षिण और उत्तर पूर्व भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। यानी कि अगर हम बात करें, अगर इसको हम सम अप करें, अगर हम ऊंचाई जा रहे हैं 1000 से 2000 पे, ठीक है, तो जो हमें पेड़ मिलेंगे उसमें जो पत्ते होंगे वो चौड़े पत्ते होंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम 1500 से 3000 की ऊंचाई पे अगर चढ़ते हैं तो जो हमें वृक्ष मिलेंगे वो शंकुधारी मिलेंगे, यानी इस तरह से ट्राइंगल शेप वाले हमें पेड़ मिलेंगे। ठीक है, जो जनरली भारत में कहाँ पाए जाते हैं, तो ऑब्वियसली बात है हिमालय पर्वत। ठीक है, प्राय 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वन और घास के मैदान का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेते हैं। सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन व बर्च इन पौधों के मुख्य वृक्ष हैं। ठीक है, यानी कि ये वृक्ष के नाम आपको पता होना चाहिए, सिल्वर, जूनिपर, और ये कुछ पेड़ जो हैं वो 3600 मीटर की ऊंचाई पे पाए जाते हैं। अंततः झाड़ियों के रूप के बाद वे अल्पाइन वृक्ष के मैदानों में विलीन हो जाते हैं, और इनका उपयोग गुज्जर और बकरवाल जैसे घुमक्कड़ जातियों द्वारा पशुचारण के लिए किया जाता है। अधिक ऊंचाई वाले भागों में मॉस, लीचन, घास, टुंड्रा वनस्पति का भाग, ये सब चीज़ें जो है वो पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे जैसे अधिक ऊंचाई पे जाएंगे तो झाड़ियाँ पाई जाती हैं, और जिनका उपयोग जो है वो पशुओं को चराने के लिए किया जाता है। इन वनों में प्राय कश्मीरी महामृग, चित्तर हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बती बारहसिंघा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, आई बैकर्स, कहीं कहीं लाल पांडा, घने बालों वाले भेड़ और बकरियां पाई जाती हैं। तो ये सारे जो है जानवर जो है वो पर्वतीय वन में पाए जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा लास्ट टाइप है मैंग्रोव वन। तो इसकी एक खास विशेषता ये है कि इसकी जो जड़ें हैं वो आधे पानी में होती है और आधी ज़मीन पे होती हैं। ये वनस्पति तटवर्तीय क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। मिट्टी और बालू इन दोनों तटों पर एकत्रित हो जाती है। घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में ये वनस्पति मिलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जिनसे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है, और नारियल, ताड़, क्योड़ा, एंगार के वृक्ष भी इन भागों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों का रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। इसके अतिरिक्त कछुआ, मगरमच्छ, घड़ियाल
एवं कई प्रकार के सांप भी इन जंगलों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो सुंदरवन में कौन सा पेड़ मुख्य रूप से पाया जाता है? तो सुंदरी वृक्ष पाया जाता है, इसलिए उसका नाम ही क्या है? सुंदरवन। ठीक है, इसके अलावा और कौन से पेड़ पाए जाते हैं? नारियल, ताड़, केवड़ा, एगार जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में जो मुख्य रूप से जो जानवर पाया जाता है वो बंगाल टाइगर है। इसके अलावा कछुआ, मगरमच्छ, घड़ियाल, सांप, ये सारे जानवर जो है वो इस एरिया में मतलब मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। वन्य प्राणी वनस्पति, अगला टॉपिक है हमारा वन्य प्राणी यानी वाइल्ड लाइफ। वनस्पति की भांति ही भारत विभिन्न प्रकार के प्राणियों की संपत्ति में भी धनी है। यहाँ जीवों के लगभग 90,000 प्रजातियां पाई जाती हैं और देश में लगभग 2,000 से अधिक पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है। कुल विश्व का 13% है। यहाँ मछलियाँ भी 2,546 प्रजातियाँ मछलियों की, जो विश्व का 12% है। और भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचरी, सरीसृप और स्तनधारी जानवर जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, जिस प्रकार हमारे देश में अलग अलग प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं, उसी प्रकार से हमारा भारत जो है वो वन्य प्राणी में भी धनी है। ठीक है, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जो है वन्यजीव पाए जाते हैं। स्तनधारी जानवर होते हैं, मतलब स्तन होता है जिनमें, जो दूध देने वाले होते हैं जनरली, मतलब स्तन होता है, उन जानवरों को स्तनधारी जानवर कहा जाता है। ठीक है, जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण और आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। एक सींग वाला गैंडा अन्य जानवर है जो कि पश्चिम बंगाल और असम के दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। कच्छ के रण और थार मरुस्थल में क्रमशः जंगली गधे और ऊंट रहते हैं। भारतीय भैंसा, नीलगाय, चौसिंघा, छोटा मृग तथा विभिन्न प्रजातियों वाले हिरन आदि कुछ अन्य जानवर हैं जो भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, भारत जीव सुरक्षा अधिनियम जो है वो 1972 में लागू हुआ था, तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन आपका बन सकता है। भारत विश्व का एक अकेला देश है जहाँ शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें पता होना चाहिए कि भारत में शेर और बाघ दोनों ही पाए जाते हैं। भारतीय शेरों का प्राकृतिक आवास स्थल गुजरात के गिर जंगल हैं। ठीक है, यानी भारतीय शेरों का जो आवास है वो गुजरात का गिर जंगल है। बाघ मध्य प्रदेश, झारखंड के वनों और पश्चिम बंगाल के सुंदरवन और हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बिल्ली जाति के सदस्यों में तेंदुआ भी है। यह शिकारी जानवरों में मुख्य है। ठीक है, यानी कि तेंदुए का शिकार जो है वो खाल के लिए किया जाता है, स्किन होती है ना, उससे उसका उपयोग किया जाता है अलग अलग चीज़ें बनाने के लिए, तेंदुओं की स्किन। हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवर अपेक्षाकृत कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं। यानी कि देखो, हिमालय पर्वत पे ठंड ऑब्वियसली बात है ज़्यादा होगी, पर्वतीय क्षेत्र है, तो वहाँ पर जो जानवर होंगे वो ज़्यादा मतलब ठंडी में रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो कठोर जलवायु को सह लेते हैं। जो अत्यधिक ठंड में भी जीवित रहते हैं। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं, जो गुच्छेदार सिंगों वाले बैल जैसा जीव है जिसका भार लगभग 1 टन होता है। तिब्बती बारहसिंघा भारल यानी नीला भेड़, तिब्बती बारहसिंघा, भारल, नीला भेड़ और जंगली भेड़ और कियांग भी यहाँ पाए जाते हैं। लाल पांडा भी कुछ भागों में मिलता है। नदियों, झीलों और समुद्री क्षेत्रों में कछुआ, मगरमच्छ, घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं। ठीक है, भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी भी पाए जाते हैं, जैसे मोर, बत्तख, तोता, मैना, सारस, कबूतर, ये सब भी भारत में इनकी अलग अलग प्रजातियां जो है वो पाई जाती है, जो देश के वनों और आर्द्र क्षेत्रों में रहते हैं। हमने अपने फसलें जैव विविध पर्यावरण से चुनी हैं, यानी खाने योग्य पौधों के निश्चय से हमने बहुत से औषधि पादपों
का प्रयोग कर उनका चुनाव किया है। दूध देने वाले पशुओं भी प्रकृति द्वारा दिए गए बहुत सारे जानवरों में से चुने गए हैं और जानवर हमें बोझा ढोने, कृषि कार्य और यातायात के साधन के रूप में मदद करते हैं। ठीक है, यानी कि जो हम खाना खाते हैं वो जो प्रकृति में इतने सारे जो पेड़ हैं उनमें से हमने कुछ जो खाने योग्य पौधे हैं उनका चुनाव किया है। इसी प्रकार से इतने सारे जो जानवर हैं उनमें से कुछ पशुओं का चुनाव हमने किया है जिनके दूध को हम पीने के लिए उपयोग करते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, ये सब चीज़ें। ठीक है, इसके अलावा देखो जो जानवर हैं उनसे हमें मीट भी प्राप्त होता है, मांस यानी कि। ठीक है, और जो जानवर हैं वो बोझा ढोने के काम आते हैं और जैसे अभी मैंने अंडरलाइन करवाया था वो बोझा ढोने के काम आते हैं, कृषि का कार्य भी करते हैं और यातायात का साधन भी हैं। ठीक है, लोग जो है घोड़े वगैरह का इस्तेमाल करते हैं यातायात के साधन के रूप में, या हम ऊँट का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, जिसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। बहुत से कीड़े मकोड़े फसलों, फलों और वृक्षों के परागण में मदद करते हैं और हानिकारक कीड़ों और जैविक नियंत्रण रखते हैं। प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिक तंत्र में योगदान है, अतः उनका संरक्षण अनिवार्य है। ठीक है, अब हमने पेड़ों का महत्व भी हमने पढ़ा, वन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। पशुओं का महत्व भी हमने जाना कि प्रकृति ने जो बनाया है, ठीक है, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे जानवर हो, चाहे मनुष्य हैं, सब क्या करते हैं, प्राकृतिक जो एक बैलेंस है, मतलब पारिस्थितिक तंत्र को बना के रखते हैं। ठीक है, लेकिन मनुष्य क्या करते हैं, अपनी लालच में आकर के अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो उसका अंधाधुंध, जैसे पेड़ों की कटाई करते हैं या जानवरों का शिकार करते हैं, तो इससे क्या है, जो एक प्राकृतिक जो बैलेंस है पारिस्थितिक तंत्र का, वो बिगड़ जाता है। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम पेड़ पौधों का भी संरक्षण करें और जानवरों का भी संरक्षण करें। जैसे कि आपको पहले बताया गया, मनुष्य द्वारा पादप और जीवों के अत्यधिक उपयोग के कारण पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो गया है। लगभग 1300 पादप प्रजातियां जो है वो संकट में हैं और 20 प्रजातियां जो है वो विनष्ट हो चुकी, मतलब ख़त्म हो चुकी हैं। काफ़ी अन्य जीव प्रजातियां भी संकट में हैं, कुछ विनष्ट हो चुकी हैं। और पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण है लालची व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना। ठीक है, यानी अपने व्यापार के लिए वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जानवरों का शिकार करते हैं, जिसकी वजह से जो जानवर है वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। इसके अलावा दूसरा कारण है रासायनिक और औद्योगिक अपशिष्ट तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण, यानी कि जो दूसरा कारण है रासायनिक और औद्योगिक विशिष्ट। ठीक है, हम क्या करते हैं, फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो गंदा पानी होता है, उद्योगों से निकलने वाला जो गंदा पानी होता है, उसे हम सीधा नदियों में बहा देते हैं, जिसकी वजह से नदी का जो जल है वो प्रदूषित हो जाता है और जो जीव जंतु नदी में रहते हैं वो मर जाते हैं। इसके अलावा तेज़ाबी जमाव, कैसे, जैसे नदी है मान लो, ठीक है, और गंदा पानी अगर आ गया, ठीक है, मान लो हमने इसके अंदर बहा दिया, तो जो गंदा पानी है उसमें क्या होगा, जम जाएगा। ठीक है, जमने की वजह से वो एक सिल्ट बनाएगा। ठीक है, और जो जीव मिट्टी में रहते हैं या नदियों में रहते हैं वो सांस नहीं ले पाएंगे और वो मर जाएंगे। विदेशी प्रजातियों का प्रवेश कृषि और निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का कारण है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पेड़ों की कटाई कर रहे हैं बहुत ज़्यादा संख्या में, जिसकी वजह से पारिस्थितिक तंत्र का जो बैलेंस है, जो संतुलन है, वो बिगड़ रहा है। इसलिए अपने देश की पादप और जीव संपत्ति को सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा कुछ कदम उठाए गए हैं। उनमें से पहला कदम है, देश में 18 जीव मंडल निश्चय, यानी आरक्षित क्षेत्र जो है वो स्थापित किए गए हैं, जिनके नाम ये दे रखे हैं आपको। ये 18 आरक्षित क्षेत्र, यानी उन एरियाज़ में परमिशन, मतलब सुंदरवन हो गया, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नंदा देवी, नाकरेक, तो ये ऐसे जो 18 आरक्षित क्षेत्र है, तो उनमें परमिशन से पहले, मतलब उनमें जाने से पहले सरकार से परमिशन लेना ज़रूरी है। सन 1992 में सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई थी। ठीक है, यानी सरकार क्या करेगी, अब
वित्तीय सहायता देगी, तकनीकी सहायता देगी, ताकि पेड़ पौधों की सुरक्षा भी की जा सके और वन्य जीवों की सुरक्षा भी की जा सके। इसके अलावा अलग अलग समय पर अलग अलग कार्यक्रम चलाए गए हैं, जैसे सेव टाइगर सुना होगा आपने, ठीक है। ये एक कार्यक्रम चलाया गया था ताकि लोगों के अंदर जागरूकता उत्पन्न की जा सके और उन पशुओं को बचाया जा सके। तो इसमें शेर संरक्षण हो गया, गेंडा संरक्षण हो गया, भारतीय भैंसा संरक्षण एक कार्यक्रम हो गया। तो ये सारी योजनाएं सरकार चलाती हैं ताकि उन जानवरों को बचाया जा सके। इसके अलावा 103 नेशनल पार्क और 535 वन्यजीव अभ्यारण्य वन जो है वो, इसके अलावा कई चिड़ियाघर भी जो है वो सरकार ने बनाए हैं ताकि जो वन्य जीव हैं उनकी सुरक्षा हम कर सकें। हम सभी को अपने अतिजीविता के लिए प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के महत्व को समझना चाहिए। यह तब तक संभव है जब प्राकृतिक पर्यावरण का अंध विनाश तत्काल समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि प्रकृति ने हमें जो चीज़ें दी हैं, चाहे पेड़ पौधे, चाहे वन हैं, चाहे वन्य जीव हैं, वो सभी हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। हमें उनका अंधाधुंध उपयोग नहीं करना चाहिए अपने लालच को पूरा करने के लिए।